हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे आ लेमेंट। ये आपकी 12th क्लास की 5th पोएम है जो पीवी शैली द्वारा लिखी गई है। पीवी शैली का जन्म 1792 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1822 में हो गई थी। ये एक रोमांटिक इंग्लिश पोएट थे। इनकी जितनी भी हमें कविताएं देखने को मिलती हैं वो ज़्यादातर कैसी हैं, दुख और निराशा से भरी हुई हैं। तो ये जो पोएम है आ लेमेंट, ये भी कुछ इसी टाइप की पोएम है। बच्चों, आपको एक बात बताऊं, ये जो पोएम है आ लेमेंट, ये इनकी लास्ट पोएम है, क्योंकि ये पोएम इन्होंने 1821 में लिखी थी और जब ये 28 साल के थे, और इनकी जो डेथ थी वो 1822 में हो गई थी जब ये केवल 29 ईयर के थे। तो ये जो पोएम है इनकी आ लेमेंट, इसके टाइटल से हमें ये पता चलता है कि इस पोएम में इन्होंने अपनी वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति की है। आ लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना। तो आ लेमेंट, ये जो इन्होंने टाइटल दिया है, शीर्षक दिया है इस पोएम का, उसमें कवि ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर अपनी गहन वेदना और निराशा की अभिव्यक्ति की है। उन्होंने ये बताया है कि जब वो युवावस्था में थे तो उन्होंने कैसे अपनी जीवन को भोगा था, कैसे उसके आनंद का उपभोग किया था, लेकिन अब वो जब मृत्यु के करीब आ गए हैं तो वो जीवन का आनंद भोगने में अब सक्षम नहीं है। तो यही सब चीज़ें इस पोएम में राइटर ने हमें बताई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले लाइन वाइज लाइन हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसमें कौन कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओ वर्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, on whose last steps I climb, trembling at that where I had stood before. When will return the glory of your prime, no more, oh nevermore. यहाँ पर पोइट क्या कहते हैं? पोइट कह रहे हैं कि ओ विश्व, ओ जीवन, ओ काल, जो मेरे जीवन के अंतिम पड़ाव हैं। वन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम, जिसके आखिरी पड़ाव पर मैं चढ़ चुका हूँ, यानी मैं अब अपने जीवन के अंत पर आ गया हूँ। यहाँ पर अपने जीवन को एक कैसा बताया उन्होंने, एक सीढ़ी बताया कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर चढ़ चुका हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर। ट्रेम्बलिंग मीन्स काँपना। तो वो कह रहे हैं कि मैं अब काँपता हूँ, जहाँ पर पहले मैं दृढ़ता से खड़ा रहता था, अब वहाँ पर खड़े होने में मेरे पैर काँपते हैं, मैं काँपता हूँ अब। When will return the glory of your prime। अब वो आगे पूछते हैं जीवन से अपने कि मेरे जीवन की जो ग्लोरी थी, ग्लोरी मीन्स वो वैभव जो था मेरे जीवन का, वो अब कब वापस आएगा। प्राइम मीन्स अब उनका यूथ, उनकी जवानी का जो वैभव था वो अब कब वापस आएगा। नेवर मोर, अब वो बता रही है नहीं, अब कभी वापस नहीं आएगा। यहाँ पर पोइट ये कहना चाह रहे हैं कि अपने आनंद से थिरकते हुए युवा अवस्था के उन दिनों की याद करके कवि क्या हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वो दिन जो है अब वापस नहीं आएंगे, तो वो अब उनको पश्चाताप हो रहा है ना। आगे वो कह रहे हैं कि दृढ़ता से जमे हुए उनके पैर अब मृत्यु के भय से कांप रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब मृत्यु उनके अति निकट आ चुकी है। वह अब अपने जीवन के अंतिम सीढ़ी पर हैं, अर्थात उनके जीवन की संध्या अब आ चुकी है। ठीक है, मृत्यु के भय से कवि जो है
एक बार फिर से कांप उठते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरा जो भी प्राइम लाइफ थी, यानी मेरी जो युवा अवस्था थी, वो अब कभी भी लौट कर नहीं आएगी। ठीक है, तो ये हुआ आपका एक स्टेंजा। अब हम अगले स्टेंजा की तरफ चलते हैं। आउट ऑफ द डे एंड नाइट a joy has taken flight, fresh spring and summer and winter hoar move my faint heart with grief but with delight no more, oh never more। अब वो क्या कह रहे हैं, वो बता रहे हैं आउट ऑफ द डे एंड नाइट, मेरे दिन और रात में से a joy has taken flight, कि जो खुशियाँ हैं, जो आनंद है, वो क्या हो चुका है, फ्लाइट ले चुका है, यानी उड़ गया है। अब खुशियाँ जो हैं मेरे जीवन से जा चुकी हैं। फ्रेश स्प्रिंग, फ्रेश मतलब तरोच ताज़ा, और स्प्रिंग मीन्स बसंत, तो कह रहे हैं हरा भरा बसंत। एंड समर, समर मीन्स गर्मी, ग्रीष्म ऋतु, तो हरा भरा बसंत, ग्रीष्म। एंड विंटर होर, विंटर मीन्स शीत, सर्दी, और होर मीन्स होता है पाला, है ना। सर्दी के दिनों में क्या होता है कि सुबह सुबह आप देखिए ओस की बूंदें पत्तों पर आपको कैसी मिलेंगी, जमी हुई मिलेंगी। तो वो बूंद जब जमी हुई मिलती हैं तो उसको क्या कहते हैं, होर, यानी पाला। वो एकदम कैसे कलर का होता है, एकदम वाइट कलर का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं कि हरा भरा बसंत, ग्रीष्म ऋतु और शीत का पाला, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, कि मेरे फेंट, यानी फेंट से मतलब बच्चों होता है बेहोश, लेकिन यहाँ पर फेंट का मतलब, फेंट हार्ट से मतलब मुरझाया हुआ हृदय उनका। तो मेरे ये हरा भरा बसंत, ग्रीष्म ऋतु तथा शीत का पाला हर्ष के स्थान पर मेरे मुरझाए हुए हृदय को क्या करता है, आंदोलित कर देता है और मुझे दुख देता है। मुझे डिलाइट नहीं करता, डिलाइट मीन्स आनंदित नहीं करता, ग्रीफ माने दुख। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, नो मोर, ओह नेवर मोर, नहीं अब कभी नहीं। यहाँ पर कभी ये कह रहे हैं कि मेरे दिन और रात में से जो आनंद था, जो खुशी थी, वो अब जा चुकी है, उड़ गई है वो। और हरा भरा बसंत, ग्रीष्म ऋतु और सर्दियों का वो वाइट वाइट पाला जो पहले मुझे खुशी देता था, वो अब जो है मुझे खुशी नहीं देता। अब वो क्या करता है, मेरे मुरझाए हुए हृदय को आंदोलित करता है, लेकिन और दुख दे जाता है, वो मुझे खुशी नहीं देता है। जिस चीज़ को देख के मैं पहले खुश होता था, आनंदित होता था, अब वैसा नहीं है। यहाँ पर ये जो पोइट हैं वो ये अनुभव करते हैं कि अब आनंद और मुस्कुराहट उनके जीवन से जा चुकी है। पहले जो बसंत, गर्मी, कोहरे से ढका हुआ जाड़ा जो उनके जीवन को आनंद और खुशियों से भर देता था, अब वे उसके हृदय को उदासी एवं निराशा से भर देते हैं। कवि कहते हैं कि वे उसके जीवन में अब कभी भी लौट के नहीं आएंगे। वो दिन, वो ग्लोरी, वे लौट के नहीं आएंगे। कौन लौट के नहीं आएगा, वो दिन जिसमें वो आनंदित हुआ करते थे। वो मौसम का बार बार बदलना, कभी बसंत आना, कभी गर्मी आना, कभी सर्दी आना, तो एक उमंग और उल्लास होती है ना जब मौसम चेंज होता है। तो यहाँ पर पोइट क्या कह रहे हैं कि ये सब चीज़ें भी अब उनको उत्साहित नहीं करती हैं, अब उनको और ज़्यादा वो परेशान करती हैं। तो ये तो बच्चों इसका मैंने आपको लाइन टू लाइन हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाया और इसका भावार्थ भी समझा दिया। अभी मैं आपको ये समझाती हूँ कि यहाँ पर कौन कौन सी पोइटिक डिवाइस यूज़ हुई हैं। देखिए, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। पहले तो यहाँ पर देखिए संबोधन किया है उन्होंने, वर्ल्ड को, लाइफ को, टाइम को, तो संबोधित किया है तो पर्सोनिफिकेशन है। अब दूसरी चीज़ क्या हुआ है, इन्होंने क्या किया है कि संबोधन किया, एज मानवीकरण कर दिया, तो हमने पर्सोनिफिकेशन की बात कह दी। अब संबोधन है तो एपोस्ट्रॉफी भी होगा। मैंने पहले संबोधन की बात की, मुझे कहना चाहिए था कि वहाँ पर एपोस्ट्रॉफी है,
तो यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी भी है और यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है। ठीक है। दूसरी बात, वन हुज लास्ट स्टेप आई क्लाइम। तो लास्ट स्टेप आई क्लाइम, तो यहाँ पर उन्होंने अपनी लाइफ को कंपेयर किया है एक लैडर से, कि मैं अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर, अंतिम सीढ़ी पर चढ़ चुका हूँ। तो यहाँ कंपैरिजन है, तो जहाँ कंपैरिजन होता है वर्ड लाइक एज यूज़ नहीं होता है, तो वहाँ पर मेटाफर होता है। तो यहाँ पर मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच है। ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा, हमने यहाँ देखा पर्सोनिफिकेशन और एपोस्ट्रोफी और मेटाफर। हमको 3 यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच देखने को मिलती हैं। अब अगर मैं बात करूँ, एक और आपको लिटरेरी डिवाइस यहाँ देखने को मिलती है, वो है एसोनेंस। एसोनेंस कैसे, कि जहाँ पर बार बार कोई वॉबल साउंड रिपीट होती है, वहाँ पर हम एसोनेंस पोएटिक डिवाइस मानते हैं। तो नो मोर, ओ, नेवर मोर, तो ओ ये वॉबल साउंड जब बार बार रिपीट हुई है, तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस है, यहाँ पर है एसोनेंस। तो आप ये चीज़ जब आप इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो आप नोट में लिख के आ सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हुई इसकी लिटरेरी डिवाइस और फिगर ऑफ स्पीच मैंने आपको बताया। अच्छा, अब पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि इस पोएम का मूड क्या है। इस पोएम का मूड है सैडनेस। सैडनेस इसका मूड है। इसकी लैंग्वेज सिंपल है और कैसी है, सिंपल है और सेंटीमेंट से भरी हुई है, फुल ऑफ सेंटीमेंट। ओके। तो आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई होगी, और इसमें जो हमने पोएटिक डिवाइस यूज़ की हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ की है, वो भी मैंने आपको बताया। तो आपके लिए ये यूज़फुल होगी। तो आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।